गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था और सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन भी किया था। तो इसी प्रकार एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जो क्या बताया गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसमें 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm ये कोई वायर है। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, जो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट वो फ्लो हो रहा है, एंड करंट फ्लोइंग इन इस रेजिस्टेंस, और जितने भी जो रेजिस्टर्स हैं जैसे 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm, इनमें कितना कितना करंट वो फ्लो हो रहा है। तो ये तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये डायग्राम हो गया। ये आपको बताया था कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उधर से हमेशा करंट वो फ्लो होता है इस प्रकार। तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा, तो इसमें आपको बताया था कि जो आई जो होता है यानी जो करंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो सेम होता है। तो पहला देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो हमें पहला देखो ए का, तो पहले कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था वो था 1/r प्लस 1/r1r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला था। अब क्या लिखेंगे हम, जो 1/r है इसका तो r1 r2 एंड r3, जैसे r1 हो गया आपका, ये r2 है, ये r3 है, यानी रेजिस्टेंस है। तो r1 की जगह 1 ohm, r2 की जगह 2 ohm एंड r3 की जगह 3 ohm इसकी वैल्यू रख देंगे। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यानी इनकी वैल्यू रख दी। दो 1/r 6 है, तो 1 इसमें डिवाइड करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आया 6 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 3 into 1 3 प्लस 2, तो कितने आ गए 11.6। अगर आप इसको उल्टा करोगे यानी r करोगे तो क्या हो जाएगा 6.11, तो कितना हो गया 6.11 ओम। तो ये तो क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये तो एक तो आ गया आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। सेकंड देखो, यानी करंट इन द सर्किट, सेकंड का है करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, सेकंड डी का करंट इन द सर्किट, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, यानी करंट जो आई आपको बताया था, आई इक्वल टू क्या होती है V/R। तो आई भी आपका कितना था वोल्ट कितनी है 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, और आर आपका कितना आया था 6/11। तो अब इसको आप करोगे तो 6 into 11 into 6, तो कितने आ जाएंगे 11, ठीक है। तो कितने आ गए 11 एम्पियर, 11 एम्पियर। तो एक आपका ये आ गया। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कितना हो गया 11 एम्पियर। तीसरा क्या, करंट फ्लोइंग इन इस रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, हमें अब बार प्रत्येक के लिए देखना है। तो अगला देखो सी का, करंट फ्लोइंग इन इस रेजिस्टेंस, तो ये है। तो R1
तो करंट पहले के लिए करंट I 1 ओम है, तो V अपॉन R1, तो V आपका कितना आएगा, जो V है वो 6 है, 6 अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, तो R1 के लिए तो क्या आ गया 6 एम्पियर। इसी प्रकार सेकंड के लिए I2 V अपॉन R2, V कितना है 6, R2 कितना है 2, तो कितना आ जाएंगे 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। थर्ड के लिए I3 तो V अपॉन R3 इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो कितने आ गए 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये है करंट फॉलोइंग विथ रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन था पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। आगे देखो इलेक्ट्रिक पावर, अगला है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर, देखो पावर शक्ति क्या होती है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। यानी वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। कार्य करने की जो क्षमता वही क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो इन अदर वर्ड्स इट फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, अगर किसी सर्किट के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी बह रही है तो द वर्क पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी एक सेकंड में यानी पर सेकंड में कितनी जो इलेक्ट्रिक पावर है वो उसके अंदर फ्लोइंग कर रही है कोई भी सर्किट के अंदर, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। यानी एक सेकंड के अंदर कितनी पावर है उसमें उत्पन्न हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा W/T, यानी इस समय में या सेकंड में कितना वो वर्क कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। तो वर्क आपको बताया था जो W है V I अपॉन T, तो P क्या हो जाएगा, V आपको बताया था जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V I इक्वल टू P यानी V इक्वल टू I R होता है, ये आपको बताया था। तो P V की जगह हम क्या लिख देंगे, I R अपॉन I इक्वल टू I, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या होगा, P इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन I इक्वल टू R। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। तो यूनिट ऑफ P, जो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। यानी द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट होती है इसकी, इलेक्ट्रिक पावर की जो बहुत छोटी इकाई होती है, स्मॉल यूनिट होती है वाट। तो द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट, तो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इसकी ऐसा जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट, स्मॉल होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट, बहुत छोटी इकाई होती है इसकी वाट। ठीक है, तो P इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, इसको आप वाट भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जूल क्या होती है, वर्क की इकाई होती है, तो इसको आप जूल अपॉन सेकंड को आप वाट भी बोल सकते हो। तो P यानी इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वाट। अब देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, जबकि 1 किलोवाट देखो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट। इसी प्रकार देखो कि 1 हॉर्स पावर, एक क्वेश्चन परीक्षा में भी आया हुआ है
कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में, यानी एक अश्व शक्ति जो होती है 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो 746 वाट ये होते हैं 1 हॉर्स पावर, यानी एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं 746 यानी 746 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट में कितने होते हैं वाट होते हैं 1000 वाट। अब देखो आइए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। जैसे कोई भी मैग्नेट है, ये जैसे आपका कोई मैग्नेट है साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उत्तर से इसके दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो किसे कहते हैं कि इस चुंबक के चारों ओर ये जो मैग्नेट है कि अराउंड द मैग्नेट आर प्रोड्यूस टू लाइंस, यानी इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक जो एरिया होता है वहां तक इसका क्या होता है इफेक्ट होता है, यानी उसका प्रभाव होता है। इस चुंबक का अपने चारों ओर कुछ दूरी पर इसका प्रभाव होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस बोलते हैं। यानी मैग्नेट जो होती है उसका जो एरिया होता है उस दूरी तक वहां तक इसका इफेक्ट पड़ता है, वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये मान लो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें जो पोल्स हैं इसके नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, चुंबक के दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, उसमें से जो इसका जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। यानी नॉर्थ से साउथ की ओर इसमें जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी इस प्रकार, यानी यहाँ तक इसका प्रभाव है, इसका इफेक्ट है वो यहाँ तक है, ठीक है इस प्रकार। यानी इस प्रकार तो ये इसका मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसमें जो इसका जो एरिया का जो प्रभाव होगा वो नॉर्थ साइड से साउथ पोल की ओर होता है, यानी मैग्नेटिक जो लाइंस हैं मैग्नेटिक लाइंस इफेक्ट इसका जो प्रभाव होता है वो नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर इसका जो मैग्नेटिक प्रभाव नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, हमेशा इस ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होते हैं। तो इसका प्रभाव इस चुंबक का जो इफेक्ट है वो कितनी दूर तक होता है, तो उसको हम इन लाइनों के जरिए हमने दर्शाया है, तो वही क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कहलाता है। अगर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है इसमें कोई भी जैसे कॉइल है जो कुंडली है वायर है उसको नापने के लिए आप उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे और उसके सापेक्ष यानी रिलेटिव आप उसके कोई भी मैग्नेट को रख दोगे। तो जैसे ही आप उस मैग्नेट को उसके पास कॉइल के पास में ले जाओगे या थोड़ा दूर ले जाओगे तो जो गैल्वेनोमीटर आपने जो लगा रखा है यानी जो धारा मापी आपने जो लगा रखा है जो करंट को नापेगा तो उसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा यानी विचलन आएगा उसे मैग्नेट के उसको पास में ले जाने से और दूर ले जाने से, तो वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत का चुंबकीय प्रेरण। जैसे ये कोई चुंबक है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर आपने कोई कॉइल लगा रखी है, ये कोई कॉइल है जिसको आपने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, तो यहाँ से ये दो लाइन निकलेंगी इसकी, यानी इसे चुंबक को जब आप इसको पास में ले जाओगे थोड़ा इसको दूर लेकर जाओगे तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा यानी जो आपकी करंट है उसमें क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा, यानी उसकी जो धारा मापी जो है उसमें यानी चेंज आएगा। तो वो चेंज किस लिए आया
इसमें जो मैग्नेट है, मैग्नेट के रिलेटिव यानी इसको पास में ले जाने से या दूर ले जाने से इसके रेगुलोमीटर में चेंज आएगा, तो वो इस चुंबक के कारण हुआ है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि द करंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन, द करंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड कि जो करंट है, द करंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन, इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन, यानी इसके सापेक्ष जो गति होगी, कॉइल के सापेक्ष जो गति होगी, यानी रिलेटिव जो मोशन होगी कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में, वो कॉइल मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट, रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर क्या होता है, विद्युत जो चुंबकीय इलेक्ट्रो करंट जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर में टू टाइप्स होते हैं, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स, देयर आर मेनली two types of electric current generator, two types of generator, two types electric current generator। तो टू टाइप जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक एसी जनरेटर होता है और एक डीसी जनरेटर होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो पहला तो है अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, यानी इसका एसी भी बोलते हो, यानी एसी जनरेटर, एसी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। और दूसरा कौन सा है, डीसी जनरेटर, यानी डायरेक्ट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसका क्या बोलते हो, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। तो हम पहला इसमें पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी जिसको आप प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर भी बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो देखो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। अपने घरों में जो देखो बिजली के जो बल्ब वगैरह हैं या हम और फ्रिज वगैरह जो चलाते हैं, वो अपने घरों के जो बिजली के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन से करंट से चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसका डायग्राम बनाइए। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, वो अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देती है, मैकेनिकल एनर्जी को वो अल्टरनेटिव करंट में है वो कन्वर्ट कर देती है। इस प्रकार की डिवाइस होती है। इसमें क्या होते हैं, दो पोल चुंबक ये क्षेत्र होते हैं, जैसे एन और एस, दो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके मध्य एक आर्मेचर होता है, इस प्रकार एक आर्मेचर होता है इनके बीच में, जैसे ए बी सी डी। इसमें जो रोटेशन की जो गति होगी वो इस प्रकार होगी। ये कॉइल है, इसमें आर्मेचर भी बोलते हैं, इसको कॉइल भी बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है, दो चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें जो कॉइल है उसके आगे दो स्लिप रिंग होते हैं, यानी आगे जाकर दो स्लिप रिंग से जुड़े रहते हैं इस प्रकार। जैसे एक तो यहाँ पर हो गया और एक थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर हो गया, ठीक है। दो स्लिप रिंग होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, S1 और S2, ठीक है। S1 और S2 का स्लिप रिंग बोलते हैं वो। अब इनका जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर एक कार्बन की छड़ होती है, इस प्रकार कार्बन की छड़ होती है जो आगे जाके दो ब्रूस होते हैं, और यहाँ पर आपने जैसे कोई भी बल्ब वगैरह है कोई भी उपकरण को लगा रखा है, ठीक है। ये क्या है, ब्रूस स्लिप रिंग या आर्मेचर है, या इसको कॉइल भी बोलते हो, कॉइल भी बोल सकते हो। ब्रूसेज, ठीक है, ब्रूसेज। तो ये आपका एक अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर है उसका डायग्राम है। तो इसके मेनली 4 भाग होते हैं, यानी 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स हो गए अल्टरनेटिंग यानी एसी जनरेटर। इसके 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर। तो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो फील्ड, आपको ये जो बताया था फील्ड एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, पहला है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी N और S दो मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा है आर्मेचर, जो इन दोनों दो मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में होता है, आर्मेचर या कॉइल, आर्मेचर और कॉइल। तीसरा है यानी जो इसके आर्मेचर के साथ में कौन कनेक्ट रहता है, फिर आगे स्लिप रिंग होते हैं, दो होते हैं, यानी एक इसको घुमाने ये घूमते हैं, जैसे आर्मेचर घूमता है तो साथ में ये स्लिप रिंग है ये भी घूमते हैं, और इन स्लिप रिंगों का जो स्पर्श है, जो कनेक्शन है वो इससे जो ब्रूस होते हैं कार्बन के उनसे होता है। तो तीसरा क्या है, स्लिप रिंग एंड पोल कौन सा है, ब्रूसेज। तो पोल लास्ट है इसमें ब्रूसेज। इनका जो कार्बन की जो छड़ें होती है वो इस स्लिप रिंग से जुड़ी हुई रहती है। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में